नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज बीदर जिले में पीयूसी द्वितीय वार्षिक परीक्षा में 1012 विद्यार्थी गैर हाजिर। सैयद मंसूर खादरी को कर्नाटका हज समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। कांग्रेस जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। पाकिस्तान समर्थक नारा, कर्नाटका के मंत्री का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यवाही करेंगे। कांग्रेस के कार्यक्रम में गलत तरीके से गाया राष्ट्रगान, बीजेपी ने की शिकायत, केस दर्ज करने की मांग। हिमाचल का सियासी बवाल नहीं हुआ खत्म, बागी विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह, अब आ रहे दिल्ली। समाचार विस्तार से। राज्य भर में द्वितीय पीयू परीक्षा की आज कन्नड़ और अरेबिक के पेपर से आज सुबह जिले भर के कुल 190 कॉलेजों के 33 केंद्रों में सुबह 10:15 पर शुरू होकर 1:30 बजे तक चली। बीदर जिले में कुल 12,083 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 11,071 विद्यार्थी हाजिर रहकर जिन्होंने परीक्षा लिखी, तो वहीं 1,012 विद्यार्थी गैर हाजिर रहे। परीक्षा बहुत ही कड़ाई से आयोजित की गई और आज की परीक्षा के दौरान कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर के प्रसिद्ध नेता, समाजसेवी, पूर्व काउंसलर और बीदर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के कार्यदर्शी सैयद मंसूर खादरी को कर्नाटका हज समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। आज सरकार के जारी आदेश में उनका नाम की घोषणा की गई। खादरी को समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने पर बीदर शहर के जाने माने बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट मोहम्मद शाकिरुद्दीन महगवी और अंजुमन के सदस्य एवं जर्नलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद मसूद ने खादरी से शहर की जामिया मस्जिद में स्थित अंजुमन के कार्यालय पहुंचकर उनका सम्मान कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर महागवी ने कहा कि सैयद मंसूर खादरी की जनसेवा अपार है, वह हमेशा लोगों के दुख सुख में साथ देते आए हैं और सरकार द्वारा उन्हें इस प्रकार के पद नियुक्त करना बहुत खुशी की बात है। इस मौके पर खादरी ने केपी न्यूज से बात की। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत कर्नाटका की जानिब से आज स्टेट हज कमेटी के नामों का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज़ का भी नाम आया। वैसे गुज़िश्ता 25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के नाम से हम यहाँ ज़िला बीदर में हाजियों की खिदमत में सरगर्म अमल हैं। अब स्टेट हज कमेटी में मेंबर बनाए जाने के बाद इंशाअल्लाह ये खिदमत ज़िले सतह से आगे बढ़कर रियासती सतह पर करने का मौका मिल रहा है। मुझे हज कमेटी के मेंबर नामज़द किए जाने पर सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे इस ओहदे के काबिल समझा और ज़िम्मेदारों के दिल में ये बात डाली कि वो मुझे इस ओहदे के लिए नामज़द करें। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़लील करता है। मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाने के बाद हमारे रियासत के हज मिनिस्टर जनाब अब्दुल रहीम ख़ान साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बिल्कुल इस ओहदे के लिए मुनासिब समझा और मुझे नामज़द किया। उसके साथ साथ माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मेरे लिए बहुत ताउन किया। और उसके साथ साथ मैं हमारी रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब DK शिव कुमार साहब का और चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी हुकूमत के तहत मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं स्टेट हज कमेटी का रुकन बनूं। जिस तरह उन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए
मुझे हज कमेटी का रुकन नामज़द किया है। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी इसका रद्द-ए-अमल के तौर पर इसी एतबार से पार्टी के कामों के लिए मैं इंशाअल्लाह अपनी खिदमत दूंगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, यानी एहसान का बदला सिवाय एहसान के और कुछ नहीं। मैं फिर एक बार इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से बीदर के उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिन्होंने मेरे तई अच्छा जज्बा और खुलूस दिल में रखा, और जनाब रहीम ख़ान साहब से और दीगर ज़िम्मेदारों से मेरे हक़ में नुमाइंदगी की। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के भीतर कोई भ्रम नहीं है और सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। वह शुक्रवार को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में गारंटी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हसन में थे। भुवनहल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने पार्टी की एकता पर जोर दिया और आश्वासन दिया कि हसन के लिए उम्मीदवार का चयन करने में कोई समस्या नहीं है। पाकिस्तान समर्थक नारा कर्नाटका के मंत्री का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यवाही करेंगे। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि एक संदिग्ध को सुरक्षित कर लिया गया है और पुलिस ने उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग एकत्र कर ली है। विपक्षी भाजपा ने आरोप लगाया है कि हुसैन के समर्थकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में उनकी जीत का जश्न मनाते हुए कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए। घटना के कथित वीडियो टीवी समाचार चैनलों पर प्रसारित किए गए और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए। एफएसएल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हमने जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी है। एफएसएल को दिए गए वीडियो एक चैनल या एक क्लिप से नहीं है। कई क्लिपिंग सुरक्षित कर एफएसएल को दी गई है। रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। परमेश्वर ने कहा, एक बार हमें यह मिल जाएगा तो हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक 7 लोगों को बुलाया गया है और उनके बयान लिए गए हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा क्लिप से तुलना करने के लिए उनकी आवाज के नमूने भी रिकॉर्ड किए गए हैं। शुक्रवार को व्हाइटफील्ड के ब्रुकफील्ड इलाके में बेंगलुरु के लोकप्रिय द रामेश्वरम कैफे में एक मामूली विस्फोट के बाद एक महिला सहित कम से कम 4 लोग घायल हो गए। अग्निशमन और आपातकालीन विभाग के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि घायलों में एक महिला ग्राहक और 3 सफाई कर्मचारी शामिल हैं और विस्फोट संभवतः दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच हुआ और वरिष्ठ अधिकारी तथ्यों का पता लगाने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जब तक हमारे कर्मी पहुंचे कोई आग नहीं लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 30 सेकंड की आवृत्ति में हुआ। शुरुआती संदेह एलपीजी रिसाव का था, इसका पता लगाया जा रहा है। कैफे की संस्थापक और प्रबंधक निदेशक दिव्या राघवेंद्र ने बताया कि हैंडवॉश क्षेत्र में 2 विस्फोट हुए और वहां कोई एलपीजी सिलेंडर नहीं थे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कांग्रेस के कार्यक्रम में गलत तरीके से राष्ट्रगान गाने का मामला सामने आया है। जिस वक्त राष्ट्रगान गाया जा रहा था उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और शशि थरूर भी मंच पर मौजूद थे। राष्ट्रगान को गलत तरीके से गाए जाने को लेकर बीजेपी ने तिरुवनंतपुरम सिटी पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर केस दर्ज करने की मांग की है। दरअसल गुरुवार को कांग्रेस के कार्यक्रम सम्राग्नि का समापन दिवस था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान गाया जाना था। मंच पर तिरुवनंतपुरम कांग्रेस जिला अध्यक्ष पी रवि ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पहला लाइन गाया तभी पास में खड़े दूसरे कांग्रेस नेता ने उनसे माइक छीन ली और उन्हें हटा दिया। इसके बाद एक महिला कार्यकर्ता ने राष्ट्रगान को पूरा गाया।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और सचिन पायलट भी मंच पर मौजूद थे। वहीं इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी बिफर पड़ी है। बीजेपी ने सिटी पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर केस दर्ज करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इस क्रॉस वोटिंग का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए। इसके साथ ही राज्य सरकार पर भी संकट आ गया। हालांकि विधानसभा में बजट पास कराकर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बहुमत साबित तो कर दिया है, लेकिन अभी संकट के बादल पूरी तरह से टले नहीं हैं। आलाकमान भी सक्रिय हुआ है और भूपिंदर सिंह हुड्डा, डीके शिवकुमार और भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेजा। उन्होंने कई बैठकें की। इसके बाद गुरुवार शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया सभी मसले सुलझा लिए गए हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने वाले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शुक्रवार को चंडीगढ़ में बागी विधायकों से मुलाकात के बाद दिल्ली पहुंचे। हालांकि 6 बागी विधायकों में से 2 विधायकों ने विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात नहीं। वहीं विक्रमादित्य ने बागी विधायकों के मिलने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विक्रमादित्य सिंह कल कैबिनेट में थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और कैबिनेट बैठक के बाद वह शाम को चंडीगढ़ गए, जहां ललित होटल में वह हमारी बागी विधायकों से मिले। बागी विधायकों में से कुछ कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। मेरी उनसे सुबह और दोपहर में बात हुई। मैंने उनसे कहा है कि आप हाईकमान से बात कर लें। एक बागी विधायक ने मुझसे कहा था कि वह वापस आना चाहते हैं, लेकिन वहां पर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है, तो हम ऐसा काम नहीं करने वाले। जब उनका मन होगा तो वापस आए और हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि जोर जबरदस्ती हिमाचल की संस्कृति में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। वहीं आसाराम को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा गया है। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दे। इससे पहले सितंबर 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। आसाराम की उम्र करीब 81 साल हो गई है और वह कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। आसाराम 2013 में राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के अन्य मामलों में वर्तमान में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। अहमदाबाद के पास मोटेरा स्थित अपने आश्रम में 2001 से 2007 तक सूरत की रहने वाली एक शिष्या से कई बार बलात्कार करने के मामले में गांधीनगर की अदालत ने आसाराम को सजा सुनाई है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी आज दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई आंकड़े भी पेश किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड बेस पर बढ़ी है। ये आर्थिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का बजट मुनाफे में रहा है।
सरप्लस में रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार और उनके उपराज्यपाल ये जान ले कि वे चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, अरविंद केजरीवाल रुकेंगे नहीं। जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली का विकास रुकेगा नहीं, लोगों की बेहतरी का प्रयास रुकेगा नहीं। देश की आबादी का सिर्फ 1.5% आबादी होने के बाद भी दिल्ली का देश की जीडीपी में 4% की हिस्सेदारी है। पिछले 2 सालों के आंकड़े देखें तो 2021-22 में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 3,70,000 रुपए के आसपास थी और मात्र 2 सालों में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4,61,000 रुपए पहुंच गई है, यानी 2 साल में 22% बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय ने न सिर्फ रिकॉर्ड ग्रोथ देखा है, बल्कि दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय से 2.5 गुना ज्यादा है। यह है केजरीवाल की सरकार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आए संकट के बादल अब टल चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दोनों ही एक साथ आ चुके हैं। इसी बीच प्रतिभा सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह सच है कि भाजपा का कामकाज हमसे बेहतर है। इसके बाद जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलना चाहती हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वे हमारे हाईकमान हैं। हमें जाकर उन्हें बताना होगा कि हिमाचल में अब यह स्थित है और हमें बताएं कि क्या करना है। इससे पूर्व राज्यपाल चुनाव में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया और क्रॉस वोटिंग की। वहीं इसी दौरान राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर भी संकट के बादल दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह एक साथ आ गए हैं। गुरुवार को दोनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक साथ नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा, हमें दुख है कि हम राज्यसभा की सीट नहीं जीत पाए। उन्होंने कहा कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली चुनौती लोकसभा चुनाव है, उसके लिए मिलकर काम करेंगे। गाजा में सहायता मिलने के इंतजार में 104 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। गाजा के अधिकारियों की ओर से यह दावा किया गया है कि वही मौत के पीछे इजरायली सेना ने हैरान कर देने वाला वाकया बताया है। आईडीएफ का कहना है कि फिलिस्तीनियों की मौत भीड़भाड़ और रौंदने के परिणाम स्वरूप हुई। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तरी गाजा पट्टी में मानवीय सहायता ला रहे ट्रकों के आसपास फिलिस्तीनियों के हवाई फुटेज भी जारी किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि कई मृतकों को ट्रकों ने ही कुचल दिया था। हवाले से प्रवक्ता एबी हाइमन ने कहा कि लूटने की कोशिश कर रहे लोगों ने सहायता ट्रकों को कुचल दिया और ड्राइवर लोगों की भीड़ में घुस गए, जिससे अंततः 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में स्वास्थ्य अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गाजा के पास सहायता की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इजरायली गोलीबारी में निशाना बनाया जाने से 104 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, 280 अन्य लोग घायल हुए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाल ही में चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां प्रधानमंत्री पद पर शपथ नहीं हुई है। वहीं भारत के दोस्त और शिया देश ईरान में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। इस देश के लोग आज अपना राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग करेंगे। इसके लिए 59,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। संसदीय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। 2020 के संसदीय चुनाव के बाद देश काफी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इस चुनाव को लोकतांत्रिक सुधार, पश्चिमी देशों के साथ तकरार और खराब अर्थव्यवस्था की कसौटी पर परखा जा रहा है। यह चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब ईरान अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहा है। इजरायल हमास जंग के बीच इजरायल और अमेरिका व उसके मित्र देशों से दुश्मनी मोल ले चुका है। यही नहीं, ईरान के अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भी हाल के समय में संबंध बिगड़ गए हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे पर आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की है। ईरान में हर 4 साल में फ्रांसीसी चुनाव प्रणाली की तर्ज पर चुनाव होते हैं। पहले दौर के मतदान में अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले तो दूसरे दौर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले 2 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले जाते हैं। मतदाताओं की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। करीब 8.5 करोड़ आबादी वाले देश में 6.12 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के पात्र हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज बीदर जिले में पीयूसी द्वितीय वार्षिक परीक्षा में 1012 विद्यार्थी गैर हाजिर। सैयद मंसूर खादरी को कर्नाटका हज समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। कांग्रेस जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। पाकिस्तान समर्थक नारा, कर्नाटका के मंत्री का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद कार्यवाही करेंगे। कांग्रेस के कार्यक्रम में गलत तरीके से गाया राष्ट्रगान, बीजेपी ने की शिकायत, केस दर्ज करने की मांग। हिमाचल का सियासी बवाल नहीं हुआ खत्म, बागी विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह, अब आ रहे दिल्ली।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।